Good afternoon, everyone. Let us start with the next topic, which is very important as far as your examination is concerned. That is पार्थेनोजेनेसिस. नाउ हम इस टॉपिक को अब थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, क्योंकि आमतौर पे हम एकेडमिक्स के लिए भी इसको वैसा ही पढ़ेंगे जैसा कि पढ़ना है, और जल्दी से इसको फिनिश करेंगे. नाउ पार्थेनोजेनेसिस क्या है? सबसे पहले तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये मेल गैमीट है प्लस फीमेल गैमीट, और undergo fusion to form diploid zygote, यानी आप देख रहे हैं, और अल्टीमेटली इंडिविजुअल. ये एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है. लेकिन अगर ऐसा हो, मेल गैमेट बिना फ्यूजन किए डायरेक्टली इंडिविजुअल बना रहा है, या फीमेल गैमेट डायरेक्टली इंडिविजुअल बना रहा है, नाउ दिस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. यानी अगर आप यहाँ देखें इस फ्लो चार्ट में, देर इज नो फर्टिलाइजेशन. There is no fertilization. It means unfertilized eggs are directly developed into the individual, and this whole process is known as fertilization. हम इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सॉरी पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. तो अब डेफिनेशन क्या हम देंगे? लेट अस राइट डाउन अ डेफिनेशन हियर. It is a process in which अनफर्टिलाइज्ड एग्स, अब देखिए वही बात जो हमने ऊपर फ्लो चार्ट में पढ़ी है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर डेवलप्ड इनटू इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल. हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वी कॉल इट पार्थेनोजेनेसिस. क्योंकि नाम से ही देखिए, इसका जो नाम है वो दो वर्ड से बना है, पार्थिनोस एंड जेनेसिस. यानी इट इज ऑल्सो नोन एज वर्जन बर्थ. हम इसे वर्जन बर्थ भी कहते हैं. इसी वजह से, क्योंकि यहाँ गैमेट्स फ्यूज नहीं होते और डायरेक्टली इंडिविजुअल में बन जाते हैं, इसीलिए अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ अगर पार्थेनोजेनेसिस के डिस्कवरी की थोड़ी सी बात की जाए, तो यहाँ देखिए पार्थेनोजेनेसिस जो है सबसे पहले एनिमल्स में, और कौन सा एनिमल था? एनिमल वाज सी अर्चिन. और इस सी अर्चिन में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज, इट वाज चार्ल्स, चलिए लिख ही देते हैं ताकि कई बार याद नहीं रहता है, चार्ल्स बॉनेट इन 1745. और अगर इसके टर्म की बात की जाए, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी हालांकि इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, याद होनी चाहिए. टर्म वाज कॉइन्ड बाय रिचर्ड ओवन इन 1848. ईयर हमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. अब देखिए पार्थेनोजेनेसिस की अगर हम बात करें, तो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली लगभग 2000 स्पीशीज़ में होता है. देखिए देयर आर 2000 स्पीशीज़ इन विच पार्थेनोजेनेसिस इज सीन. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिन स्पीशीज़ में होती है, दोज ऑर्गेनिजम्स which show parthenogenesis, so they are known as parthenotes. ये याद रखिएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं? पार्थिनोट्स कहते हैं. पार्थिनोट्स क्या है? दोज विच शो पार्थेनोजेनेसिस. नाउ चलिए अगली बात करते हैं. अगली बात हम ये करते हैं कि अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें, तो हम कहते हैं कि इट्स ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल क्यों भाई? भाई क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिपेरेंटल है. लेकिन यहां हम ऐसा भी कई बार कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
इनकम्प्लीट क्यों कहेंगे? रीजन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होते हैं। तो देखिए ये तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर पार्थिनोजेनेसिस की बात की जाए तो एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, बट हम इसको एक जिस्ट में ख़त्म करेंगे जो आपके एकेडमिक्स और नीट के लिए ज़रूरी है। अब देखिए पार्थिनोजेनेसिस अगर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाए तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी, पार्थिनोजेनेसिस। कहने का मतलब क्या है? अब ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है? देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई ये याद रखिएगा, इसको एक रूल बना के रख लीजिए कि ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस क्या है? जहां पर it is only the unfertilized eggs are developed into individual, there is no sexual reproduction। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती है जिसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस। अब फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस क्या है? यहां पर दोनों स्टेजेस आएंगी, बोथ सेक्सुअल एंड पार्थिनोजेनेटिक फेज और पार्थिनोजेनेसिस, दोनों तरह की फेजेस आएंगी। अब ये आपने याद रखना है। अब अगर पार्थिनोजेनेसिस की बात की जाए तो पार्थिनोजेनेसिस दो तरह की होती है। पार्थिनोजेनेसिस कौन कौन सी है? चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए दो तरह की पार्थिनोजेनेसिस क्या है? नंबर एक नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और नंबर दो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। अब देखिए नाम से जैसे हमें अब कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस क्या है? अब देखिए नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस वो पार्थिनोजेनेसिस है जहां पर वेयर, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म के परमानेंट लाइफ साइकिल का वो हिस्सा है, यानी उसके लाइफ साइकिल में पार्थिनोजेनेसिस होनी है तो होनी है, और कोई मेथड नहीं है, और कोई मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। देयर इज नो अदर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हेयर, ओनली द पार्थिनोजेनेसिस इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। चलिए लेट अस स्टार्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। देखिए नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, जहां मैंने ये कहा इट्स ए रेगुलर पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल, यानी होनी है तो होनी है। अब नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जो है वो आगे जाकर, चलिए फिर से फ्लो टेबल एक और फ्लो चार्ट बना लेते हैं। वो क्या है? इट विल बी कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस। दूसरी जो पार्थिनोजेनेसिस आती है डेट इज इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, और साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं इसे। बड़े सारे नाम हैं, साइक्लिक भी है, पीरियोडिक भी कहते हैं। और तीसरी आती है इसमें एक और जो रिसेंट आई है, पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। तो तीन तरह की पार्थिनोजेनेसिस आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए अब कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी कौन सी होती है? चलिए हम जल्दी से इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, इट इज़ बेसिकली a type of parthenogenesis in which there are only females, no males are present। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ओनली फीमेल्स नो मेल्स। यहाँ पर
किसी भी तरह का सेक्सुअल फेज नहीं होता। सो चलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, नो सेक्सुअल फेज लिख लेते हैं, या सेक्सुअल फेज इज नॉट प्रेजेंट। तो ये किनमें होता है? देखिए, अब अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर ये सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस करता है, मेल्स यहाँ प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सच ए कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस इज नोन एज, चलिए मैं इसको थोड़ा, इज ऑल्सो नोन एज थैलीटोकी। तो ये भी कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी है आपने। थैलीटोकी क्या है? पार्थेनोजेनेसिस इन विच ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, नो मेल्स आर प्रोड्यूस्ड। अंडरस्टूड? तो कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी में क्या है? वी सी थैलीटोकी, यानी जहां पर सिर्फ फीमेल्स बनती हैं, मेल्स नहीं बनते हैं। एंड द वेरी गुड एग्जाम्पल इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज, ये आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे पहली नीमोफोरस। नीमोफोरस क्या है? इट इज ए लिजर्ड कॉल्ड whip tail lizard. सो यहाँ भी क्या है? ओनली फीमेल्स आर प्रेजेंट। अब जो एनसीईआरटी में जो आपकी एग्जांपल दी गई है, दैट इज another type of lizard, a very small lizard, which is known as Typhellina brahmina. It is another lizard. There is also Lacerta sexicola armaniaca, armani a c a। तो स्पेलिंग आप देख सकते हैं, हल्का फुल्का चलता है बायो में। सो armaniaca, and it is basically, its common name is Caucasian lizard। तो देखिए, ये 3 एग्जांपल्स जो हैं, मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर दूँ, ये बहुत, नीमोफोरस, टाइफेलिना एंड लेसरेटा, ये तीनों एग्जांपल्स आपने कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस में देनी है। सेकंड नाउ इज इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। अब यहाँ क्या है? अगर जब हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं, यानी ये प्योर पार्थेनोजेनेसिस नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? बोथ सेक्सुअल एंड पार्थेनोजेनेसिस, दोनों तरह के फेजेस होंगे, दोनों तरह के फेजेस होंगे। इसका कहने मेरा, अब इसका मतलब है ये यहाँ होगा क्या? यहाँ आपको दोनों तरह के इंडिविजुअल्स मिलेंगे, हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स भी मिलेंगे एंड डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स भी मिलेंगे, दोनों तरह के इंडिविजुअल्स मिलेंगे। जबकि यहाँ आपको क्या मिल रहे हैं? इन द फर्स्ट वन इट इज़ ओनली हैप्लॉइड, क्योंकि यू नो पार्थेनोजेनेसिस इज़ वेरी प्योर। लेकिन यहाँ क्या है? आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न याद रखिएगा, अगर कोई पूछ लेता है तो आप कहोगे बोथ टाइप्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड, बोथ टाइप्स ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब फर्टिलाइज्ड एग्स भी बनते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी बनते हैं। जब हम फर्टिलाइज्ड एग्स की बात करते हैं, दे डेवलप इनटू फीमेल्स, और वो भी डिप्लॉयड फीमेल्स। और जब हम अनफर्टिलाइज्ड की बात करते हैं, दे आर डेवलप्ड इनटू मेल्स एंड दैट इज हैप्लॉइड। और ये हम कहाँ देखते हैं? देखिए, इस तरह का जो पैटर्न ऑफ, अगर हम देखिए पैटर्न ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, इट इज सीन इन, चलिए इसको मैं यहाँ, अगर आप कहें तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, लाइक बीज, वेस्प्स, देयर इज टिक्स, हाँ टिक्स में भी होता है, माइट्स में भी होता है, एक्सेट्रा, स्पाइडर्स में भी होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ ऐसा हमें देखने को मिलता है।
एफिड्स बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है, तो ये भी याद रखिएगा। एफिड्स में हम एक तरह की बड़ी स्पेशलाइज्ड पार्थेनोजेनेसिस देखते हैं, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, तो ये भी हमने याद रखनी है। मैं अभी इसका एक छोटा सा आपको एक जिस्ट ज़रूर दूंगा। सो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो चलिए पहले हम इसको एक एकेडमिक पोर्शन को कवर कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस की, तो देखिए यहाँ जो पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस है, यहाँ क्या होता है, अगर आपको पीडोजेनेसिस टर्म याद होगी तो मेरे लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि पीडोजेनेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पर लार्वे के अंदर एक कैपेबिलिटी है रिप्रोडक्शन की। इट इज़ दी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन लार्वा, ऑफ ए लार्वा। तो यानी अब पीडोजेनेटिक पार्थोजेनेसिस क्या होगी, यहाँ पर लार्वा ही क्या करेगा, वो एग्स प्रोड्यूस करेगा और पार्थेनोजेनेटिकली और ज़्यादा लार्वे की डेवलपमेंट करेगा, यानी इंडिविजुअल्स बनाएगा। तो पीडोजेनेसिस अगर आपको टर्म क्लियर है तो पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, लार्वा सेक्सुअली मैच्योर है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एग्स प्रोड्यूस करेगा, और एग्स प्रोड्यूस करने के बाद न्यू लार्वा बनाएगा, न्यू हैप्लॉयड लार्वे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस, वेयर द लार्वा प्रोड्यूसेस एग्स एंड डेवलप्स पार्थेनोजेनेटिकली इनटू न्यू लार्वे। नाउ एग्जांपल इज, आप देखिए बड़ी अच्छी एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में देयर इज फेशियोला हेपेटिका। नाउ अगर हम फेशियोला हेपेटिका की बात करें तो फेशियोला हेपेटिका में क्या है, देयर आर सर्टन लार्वे, और वो लार्वा क्या है, जैसे इफ यू सी द स्पोरोसिस्ट लार्वा, इट प्रोड्यूसेस रेडिया, रेडिया प्रोड्यूसेस सर्केरिया, सर्केरिया प्रोड्यूसेस मेटासर्केरिया। तो ये क्या है, एक सीरीज ऑफ लार्वे हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वन टू अनदर, अंडरस्टूड। सो एक लार्वा दूसरे लार्वे को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही यहाँ पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस है। तो हैप्लॉइड नेचर से ही ये सारा कुछ होता है, पार्थेनोजेनेसिस एक मेन प्रोसेस है। अब अगर हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की बात करें, अभी ये ख़त्म नहीं करूँगा मैं, अगर हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो है वो दो तरह की होती है। चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हम ऐसा कर पाएंगे कि तीनों साइकिल्स को ड्रॉ कर पाएंगे। अगर हम एक जिस्ट ले जल्दी से, अगर हम नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, मैं ऐसा ले लेता हूँ, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो है इसमें दोनों तरह की पार्थेनोजेनेसिस होती है, एक हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और एक होती है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। अभी हमने पीछे पढ़ा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो देखिए इन दोनों में अब क्या चीज़ है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नो अभी आपने कहा था हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस वो है जिसमें हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनेंगे, और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस है जहाँ पर डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स बनेंगे। लेकिन हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, कुछ टर्म्स जो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एरहेनोटॉकी। एरहेनोटॉकी क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, वेयर ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड, वेयर ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड, नो फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिविजुअल है, चलिए एक फ्लो चार्ट, इंडिविजुअल में होती है मियोसिस, मियोसिस से क्या बन रहा है, मियोसिस से हमारे पास गैमीट्स बन रहे हैं, है ना,
और गैमीट्स जो हैं, और यहाँ जो गैमीट्स हैं उनमें क्या हो रहा है, अब देखो डेवलपमेंट होगी, और ये गैमीट्स क्या होंगे, हैप्लॉइड। इंडिविजुअल क्या है, डिप्लॉइड। और आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़, जब भी कोई इंडिविजुअल डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में होता है, देयर इज मियोसिस। नाउ गैमीट्स आर फॉर्म्ड, और यहाँ गैमीट्स जो हैं दे डेवलप इनटू हैप्लॉइड जाइगोट। और ये हैप्लॉइड जाइगोट क्या है, यू नो इट, कोई पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ फ्यूजन नहीं होगी। रिमेंबर देयर इज़ नो फ्यूजन। सो गैमीट्स हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नो फ्यूजन। गैमीट्स जो हैं विदाउट फ्यूजन ही डेवलप हो जाएंगे इनटू हैप्लॉइड जाइगोट। और ये हैप्लॉइड जाइगोट किस में डेवलप होगा भाई, कैन यू गेस, इट इज हैप्लॉइड इंडिविजुअल। और ये जो हैप्लॉइड इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा, मेल। इसे हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और बड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, देखिए देयर आर सीडलेस फ्रूट्स, सर्टेन सीडलेस फ्रूट्स, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो पाइनएप्पल हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो वाटरमेलन हो। वो वहाँ क्या है कि यहाँ एरिनोटॉकी ही होती है, यहाँ हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होती है। देयर आर ऑल्सो बीज, हनी बीज, उनमें भी आप देखिए अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल सीडलेस फ्रूट्स एंड हनी बीज में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये हमारी क्या है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। जब हम डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं तो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में देखिए इट इज़ बेसिकली, मैं इसको कहूँगा ये भी दो तरह की है, ये आगे जाके दो तरह के इंडिविजुअल्स बनते हैं। हालांकि इसमें क्या है, इट इज़ बेसिकली नोन एज थैलीटॉकी। थैलीटॉकी मीन्स, अभी मैंने कहा थैलीटॉकी मीन्स जहां ओनली फीमेल्स आर फॉर्म्ड, ओनली फीमेल्स, नो मेल्स। यहाँ क्या था, ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड, नो फीमेल्स। यहाँ थैलीटॉकी में ये दो टर्म्स आप याद रखिएगा, एरिनोटॉकी एंड थैलीटॉकी। अब डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज थैलीटॉकी, इट इज ऑल्सो नोन एज थैलीटॉकी। अब यहाँ पर दो तरह की थैलीटॉकी होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं, मैं इसको दूसरे कलर से लेता हूँ, ये है मियोटिक थैलीटॉकी, और एक है हमारे पास एमियोटिक थैलीटॉकी। ठीक है, अब देखिए मियोटिक थैलीटॉकी में क्लियर है कि मियोसिस होगी। ठीक है, सपोज यहाँ मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, मियोसिस हो रही है इंडिविजुअल में, और वो क्या बना रहा है, फीमेल्स हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं oocyte ही बनाएगा, और मियोसिस अगर oocyte है तो हैप्लॉइड है। अब होता क्या है कि देखो, होता क्या है, कई बार देयर इज oocyte में यहाँ पर हैप्लॉइड oocyte है, और यहाँ क्या होता है, आगे जो इंडिविजुअल बनेगा वो क्या बनेगा, अगर आप कहें तो आगे जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड, क्योंकि oocyte हैप्लॉइड है। लेकिन होता क्या है, वो डिप्लॉइड बनता है। यही कहानी है बस, इट इज़ दी ओनली स्टोरी जो आपने समझनी है। आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, oocyte हैप्लॉइड है, यानी गैमीट्स हैप्लॉइड है, और आगे जो जाइगोट बन रहा है वो है डिप्लॉइड बन रहा है, जबकि फ्यूजन नहीं है, देयर इज नो फ्यूजन। रिमेंबर, नो फ्यूजन, लेकिन फिर भी यहाँ जाइगोट डिप्लॉइड बन रहा है, और आगे जाके जो इंडिविजुअल है वो क्या होगा भाई, इंडिविजुअल क्या होगी, इट इज़ फीमेल, और ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। अब ये कैसे होता है, अब ये कैसे होता है,
अब देखो यहाँ पर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपको प्रोसेस समझना है, और वो प्रोसेस है कि ये डिप्लॉयड किस तरह से होता है। देखिए यहाँ एक मैकेनिज्म, दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, या तो उसे हम कहते हैं, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, देयर इज रेस्टिट्यूशन एंड ऑटो फर्टिलाइजेशन। ऑटो फर्टिलाइजेशन, तो ये दो मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखने हैं। अब होता क्या है कि रेस्टिट्यूशन में क्या होगा कि जो पहली डिवीजन होती है जो प्राइमरी oocyte में बनती है, क्योंकि अगर आप रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे तो वहाँ आप ध्यान देंगे कि वहाँ जो, मैं यहाँ एक लिख देता हूँ कि प्राइमरी oocyte बनता है, और प्राइमरी oocyte से जो आगे कैरियोकाइनेसिस होती है वो कंप्लीट होगी। कैरियोकाइनेसिस यहाँ क्या होगी, कंप्लीट होगी। कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ द साइट ऑफ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कंप्लीट, बट इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो इनकम्प्लीट होगी। जिसके कारण से क्या होगा भाई, जिसके कारण से जो दो हैप्लॉइड पहले न्यूक्लियाई बन गए हैं, ऑलमोस्ट कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, लेकिन साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल सेपरेट ही नहीं हुए। और वो क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियाई है और फर्स्ट पोलर बॉडी का न्यूक्लियाई है, वो दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, दोबारा से फ्यूज कर जाते हैं। पहले तो वो हैप्लॉइड हुए, फिर से क्या हो गए, डिप्लॉइड हो गए। और यही वजह है कि यहाँ ऐसा होता है। मैं इसको एक डायग्रामेटिकली अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं 1 मिनट इस पेज को अलग से कर देता हूँ। देखिए अगर हम डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करें तो से ये हमारे पास एक ओवम है, ठीक है, ये ओवम है, और इसके बीच में ये सपोज हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स है। आप जानते हैं कि अगर यहाँ मियोसिस होगी, दिस इज प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte है, और ये डिप्लॉयड है। लेकिन जब यहाँ क्या होगा, मियोसिस होगी, और मियोसिस 1 होगी, तो यहाँ क्या है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी तो यहाँ क्या होगा, 2 सेल बनने चाहिए। लेकिन रेस्टिट्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर इसकी कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट होगी, लेकिन साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होती। तो ये कुछ अनइक्वल सी डिवीजन हो जाती है। तो एक न्यूक्लियस तो एक क्रोमोसोम तो ये है इस न्यूक्लियस में, और ये जो छोटी सी बॉडी बनी है ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, इसमें भी क्या है, एक क्रोमोसोम यहाँ आ जाता है। अब देखो ये तो सेपरेशन तो होगी, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट है, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट, लेकिन साइटोकाइनेसिस इनकम्प्लीट। अब नेक्स्ट में क्या होगा, मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में आप जानते हो कि होगा क्या, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, द क्रोमोसोम नंबर सेम। अब आगे क्या होता है, अब ये अलग नहीं हुए तो इनके जो न्यूक्लियस हैं ये फिर से स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं और अपने क्रोमोसोम को उन स्पिंडल फाइबर्स पर अरेंज कर देते हैं दोनों। दिस इज बेसिकली फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये हमारे पास है सेकेंडरी oocyte। तो ये दोनों, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये दोनों क्या करते हैं, अपने क्रोमोसोम्स को न्यूक्लियस के ऊपर फिर से, स्पिंडल्स के ऊपर फिर से अरेंज करवाते हैं। एंड व्हाट हैपन्स इन मियोसिस 2, ये सेपरेट ही नहीं हुए थे। मियोसिस 2 में व्हाट हैपन्स, सी हियर, यू नो द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, 2 बनेंगे। ये जो बना यहाँ पर आपके पास फिर से 2 क्रोमोसोम्स ही होंगे, आपके पास 2 क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी हमारी डिप्लॉयड नेचर थी, यहाँ भी डिप्लॉयड हो गई।
तो यहाँ क्या है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्टिट्यूशन। अंडरस्टूड भाई? सो ये रेस्टिट्यूशन की वजह से, लेट अस सी हियर नाउ, इफ यू सी हियर, इसी रेस्टिट्यूशन की वजह से ये हमारे पास ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये होता है oocyte हैप्लॉइड बना, नो डाउट, दैट इज द सेकेंडरी oocyte, लेकिन इसके साथ पोलर बॉडी जो थी वो फिर से अटैच हो गई। पोलर बॉडी अभी अटैच ही है, वो सेपरेट नहीं हुई इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस की वजह से, एंड फाइनली वो दोनों के क्रोमोसोम्स जो हैं फिर से फ्यूज कर जाते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट एंड अल्टीमेटली डिप्लॉयड इंडिविजुअल, और इसे हम क्या कहते हैं, मियोटिक थैलीटॉकी। अगर हम बात करें एमियोटिक थैलीटॉकी की, अगर हम एमियोटिक थैलीटॉकी की बात करें तो एमियोटिक थैलीटॉकी में क्या है, यहाँ मियोसिस होती नहीं। कई बार क्या होता है कि मियोसिस 1 जो है वो स्किप कर जाती है, मियोसिस 1 यहाँ पे स्किप कर गई, और जब यहाँ सपोज मियोसिस हो रही है, मियोसिस 1 स्किप कर गई और डायरेक्टली क्या हुआ, मियोसिस 2 होती है। और अगर मियोसिस 2 होती है तो इसे क्या कहेंगे, क्रोमोसोम नंबर। भाई क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम। और अल्टीमेटली अगर यहाँ पर आपके पास अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है, ये आपके पास इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल में क्या हो रहा है, मियोसिस सीधी क्या होगी, 2, ये डिप्लॉयड है, तो आपके पास जो एग सेल बनेगा वो कैसा होगा भाई, जो एग सेल होगा वो कैसा होगा, डेट इज ऑल्सो डिप्लॉयड। और जब एग सेल डिप्लॉयड होगा तो आगे जाइगोट, जाइगोट कैसा होगा, जाइगोट भी डिप्लॉयड होगा। और आगे इंडिविजुअल कैसा होगा, भाई इंडिविजुअल भी डिप्लॉयड ही होगा, कोई फर्क होगा। तो कहने का मतलब क्या है भाई, इट इज एमियोटिक थैलीटॉकी, और यहां भी फीमेल्स ही बनेगी। तो थैलीटॉकी का ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब दूसरी चीज हमने यहां एक ध्यान में देनी है, डेट इज ऑटो फर्टिलाइजेशन, जो यहां लिखी गई है, जो एक मैं चलिए बता ही देते हैं, अगर लिखा है तो फिर हमें कर ही लेना चाहिए। सिर्फ इतना याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक अगर हैप्लॉइड, अगर सपोज मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, चलिए मैं फिर से दूसरे पेज पर जाता हूँ ऑटो फर्टिलाइजेशन के लिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फिर से इसको ले लेते हैं। अगर सपोज हमारे पास ये एक सेल है और इसके बीच में मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। अब मियोसिस 1 अगर कंप्लीट हो गई तो क्या होगा भाई, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई तो ये सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है, और ये एक छोटी पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocyte बना और ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। अब होता क्या है कि जब सेकेंड मियोसिस होती है तो हियर व्हाट हैपन्स, देखिए सेकेंड मियोसिस होगी तो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पर बेसिकली होना क्या चाहिए, ये एक अलग हो जाएगा और ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है ये बननी चाहिए, और ये क्या है, इट इज़ ऊटेड। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ तक तो ये नॉर्मल है, यहाँ तक ये नॉर्मल डिवीजन चलती है, लेकिन इसके बाद हम दूसरी साइड आते हैं। ये एक नॉर्मल इवेंट है जो हमने शो किया है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जैसे ही यहाँ की तरफ आए, यहाँ फिर से वही चीज़ होती है, इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस।
इट इज इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस, लेकिन आफ्टर मियोसिस 1। तो यहाँ क्या होगा, ये एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ये एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम। नेचुरली क्रोमोसोम नंबर तो डबल ही होता है, तो उसकी एक कॉपी एक सेल में जाएगी, दूसरी कॉपी दूसरे सेल में जाएगी। तो यहाँ ये अल्टीमेटली क्या होना चाहिए था, इस तरह से ये हैप्लॉइड होने चाहिए थे, लेकिन होता क्या है, ये दोनों फिर से फ्यूजन हो जाती है। फिर से फ्यूजन, वही जो रेस्टिट्यूशन में हुआ, ये फ्यूजन हो गई, ये फिर से दो क्रोमोसोम एक में आ गए, यानी इसकी भी नेचर क्या रही, डिप्लॉयड रही। यानी ऑटो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, ऑटो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देयर इज फ्यूजन ऑफ वन हैप्लॉइड सेल with the another haploid cell due to incomplete cytokinesis after meiosis 1, that is auto fertilization। और कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी और सेल के साथ फ्यूज कर जाए और वो डिप्लॉयड बना दे। ये बड़ा एक लंबा कॉन्सेप्ट है, वहाँ नहीं हम जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। और दूसरी चीज़, यहाँ रेस्टिट्यूशन में क्या हो रहा था कि मियोसिस फर्स्ट के वक्त ही इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस हो रही थी, और ऑटो फर्टिलाइजेशन में देयर इज आफ्टर मियोसिस 1। तो ये आपने याद रखना है। और इंडिविजुअल क्या बनेंगे यहाँ फिर, आप देखिए, चलिए लेट अस सी। अब ऑटो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ऑटो फर्टिलाइजेशन में भी आपके पास इंडिविजुअल क्या बनेंगे, डिप्लॉयड ही बनेंगे। देखो ये आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मियोटिक थैलीटॉकी है। यहाँ पर आपके पास आ गया क्रोमोसोम रेप्लिकेशन मियोसिस 1 के वक्त, और यहाँ क्या आ गया, फ्यूजन विद पोलोसाइट या और अदर सेल। अंडरस्टूड। और फिर से क्या बन गया, इंडिविजुअल डिप्लॉयड ही रहा। अंडरस्टूड। तो देखिए ये जो प्रोसेस है मियोटिक थैलीटॉकी का, ये दो तरीके से होता है, एक रेस्टिट्यूशन और एक ऑटो फर्टिलाइजेशन। रेस्टिट्यूशन है ये जो मियोसिस 1 में हो जाती है, और ऑटो फर्टिलाइजेशन क्या है, जहां मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होती है और वहां पर इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस की वजह से डिप्लॉयड बनता है। अब एमियोटिक थैलीटॉकी में देखो, हमने पहले ही कहा कि यहाँ पर भी क्या है, ये भी यहाँ भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स ही बनते हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ जो क्रोमोसोम था, जो गैमीट है, वो भी डिप्लॉयड ही होता है। यहाँ मियोटिक थैलीटॉकी में क्या था, मियोसिस होती है, गैमीट हैप्लॉयड है, बाद में इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, जाइगोट डिप्लॉयड है। लेकिन एमियोटिक में क्या हो रहा है कि आपके जो गैमीट्स हैं वही डिप्लॉयड बन रहे हैं और आगे वो डिप्लॉयड इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मियोटिक थैलीटॉकी है, फाइनल, लेट अस फिनिश। मैं यहाँ 2 पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ। मियोटिक थैलीटॉकी is also known as apomictic, sorry, apomictic नहीं, it is automictic पार्थेनोजेनेसिस। बहुत सारी टर्म्स हैं, आप देख रहे हैं कि पार्थेनोजेनेसिस में बहुत सारी टर्म्स हैं। इट इज मियोटिक थैलीटॉकी जो हमने यहाँ पढ़ा, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस और सिंपली ऑटोमिक्सिस। अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी चीज एमियोटिक थैलीटॉकी, अभी हमने पढ़ा, जहां डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, दोनों के अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं हम एपोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस। एपोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस, सॉरी। अब एपोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस और इसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। आपने ये टर्म सुनी होगी, एपोमिक्सिस। तो बेटा ये सॉरी, ये आदत पड़ी है स्टूडेंट्स को बुलाने की इस तरह से। सो
एक्चुअली क्या है कि ये पार्थेनोजेनेसिस टॉपिक जो है ये बहुत ही कई बार कंफ्यूजिंग होता है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि ये सारी टर्म्स हम आपको बता दें, और ताकि नीट के लिए आपको कोई भी चीज़ खाली ना रह सके। यहाँ आपने लास्ट में फाइनल, एरिहिनोटॉकी, थैलीटॉकी और एक और टर्म, बहुत सारी टर्म्स हैं। मैं क्या करूँ कि आपको बताना ही मेरे को ठीक रहेगा, मैं इसी पीछे चला जाता हूँ। एक और टर्म जो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, एक और टर्म आती है एम्फीटॉकी। और एम्फीटॉकी क्या है? जहाँ पर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या है, आपने ये एग्जांपल्स याद रखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एफिड्स, ये याद रखिएगा। एफिड्स के केस में एम्फीटॉकी होती है, जहाँ पर ये बोथ मेल्स और फीमेल्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं। थैलीटॉकी जो है वो आपने एग्जांपल्स लिखी इन कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में। और अगर हम बात करें एरिहिनोटॉकी की, तो इट ऑकर्स इन रोटिफर्स, टिक्स, माइट्स, वेस्प्स, बीज, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के बारे में। काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की है, बट स्टिल यू नो द नीट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और नीट को अगर हमें ध्यान में रखना है, तो जिसको कहते हैं टॉपिक में बाल की खाल निकालना, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। हम ये भूल जाते हैं कई बार, हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्वालिफ़िकेशन में और एग्ज़ाम में एक एक नंबर का फ़र्क पड़ता है। तो हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। एकेडमिक्स के लिए आप सिंपल टॉपिक किसको याद रखें, नेचुरल एंड ऑल दोज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल में आप सिंपली फिजिकल और केमिकल एजेंट्स का यूज़ करते हैं, है ना, एसिड्स का यूज़ करते हैं, एल्कलीज का यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं, सक्रोज का यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपने ध्यान रखना है। एकेडमिक्स के लिए सिंपल रखिए, और नीट के लिए ये सारी चीज़ें जितनी बताई गई हैं 1 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है, तो आप मेरे टीचमेंट लिंक पे भी आ सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूँगा उसमें। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो आई होप you will understand this lecture in a perfect manner. Hope to see you soon again. Thank you very much.